किशोर, कब तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे? अब तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। हर दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे। तुम्हारे ताऊ जी भी अब बूढ़े हो चुके हैं। उनसे इतना काम नहीं होता कि पूरे घर का खर्च उठाएं और तुम्हें भी खिलाते रहें। तुम्हें अब अपना सहारा खुद बनना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन ताई कमला गोविंद से नाराज होकर कहती है, सुनते हो जी, आखिर कब तक हम आपके भाई के बेटे को ऐसे ही खिलाते रहेंगे? ना कोई काम करता है, ना कमाई। ऊपर से पूरे गांव में इसकी इतनी बदनामी हो चुकी है कि कोई इसे काम तक देने को तैयार नहीं। आखिर कब तक ये मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? अरे कमला, तुम्हें हर बात में नुकसान ही क्यों दिखाई देता है? अगर मैं किशोर को यहाँ लेकर आया हूँ तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। वजह? कैसी वजह? मुझे तो बस घर का खर्च बढ़ता दिखाई दे रहा है। मैं उसे बिना सोचे समझे यहाँ नहीं लाया। तुम बस अपना काम करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हर बात में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सूरज ढलने ही वाला था और सूर्यपुर गांव की हवाओं में आज कुछ अलग ही उत्साह घुला हुआ था। पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, रघुवीर सिंह के घर आज बड़ी खुशी आई है। रघुवीर अपने आंगन में इधर उधर घूमते हुए जोर से बोला, सुनीता, सुन रही हो ना? इतने सालों बाद हमारे घर वारिस आया है। ये मौका मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि ये खुशी सिर्फ हमारे घर तक सीमित ना रहे। पूरा इलाका जाने कि रघुवीर सिंह के घर बेटा हुआ है। मैं एक ऐसी दावत दूंगा, ऐसी दावत कि लोग सालों तक याद रखेंगे। पर आपने सबको न्योता भेज दिया है ना? इतने बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम बस देखती जाओ। मैंने सूर्यपुर के साथ साथ पास के गांव चंदनपुर और देवगढ़ तक खबर भिजवा दी है। कोई कमी नहीं रहेगी। तभी बाहर से आवाज आई, अरे रघुवीर भैया, बड़ी तैयारियां चल रही है लगता है। दरवाजे पर खड़ा था पड़ोसी भोला राम, जो हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाने के लिए जाना जाता था। वो अंदर आते हुए बोला, क्या बात है, इतना सच धज क्यों? कोई खास बात है क्या, या फिर कोई दिखावा चल रहा है? दिखावा नहीं भोला राम, खुशी है। भगवान ने हमें बेटा दिया है और उसी की खुशियों में ये सब हो रहा है। ठीक है, पर इतना खर्चा करना समझदारी है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। सुनीता को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन रघुवीर ने ध्यान नहीं दिया। वो पूरे जोश में तैयारियों में लग गया। अगले दिन सुबह से ही सूर्यपुर गांव में रघुवीर के घर हलचल मची हुई थी। आंगन में रंग बिरंगी सजावट हो चुकी थी और नौकर चाकर इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे थे। रघुवीर अपने खास आदमी किशन लाल से पूछता है, किशन, सारी तैयारी ठीक चल रही है ना? कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? मालिक, ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। बस कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं, वो भी शाम तक निपट जाएंगे। तभी पीछे से हंसते हुए भोला राम फिर आ टपका, अरे वाह रघुवीर भैया, लगता है इस बार तो पूरा मेला ही लगने वाला है तुम्हारे घर। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी आना भोला राम, जमकर खाना पीना होगा। भोला राम थोड़ा पास आकर धीरे से बोला, एक बात पूछूं, इतना बड़ा इंतजाम कर रहे हो तो खाने का इंतजाम किससे करवा रहे हो? हमारे ही गांव का माखन कुक है ना, वही सब संभालेगा। उससे अच्छा खाना कौन बनाता है यहाँ? देखो भैया, बुरा मत मानना, लेकिन अगर सच में दावत को यादगार बनाना है ना, तो तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। मतलब? पास के वीरगढ़ गांव में एक आदमी है, चतुरसेन बावर्ची। उसके हाथ का खाना इतना लाजवाब होता है कि बड़े बड़े जमींदार भी उसे ही बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि एक बार खा लिया तो जिंदगी भर स्वाद याद रहता है। रघुवीर सोच में पड़ गया। सच में? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अब बता रहा हूँ ना, अभी भी वक्त है। अगर उसे बुला लोगे तो तुम्हारी दावत में 4 चांद लग जाएंगे। कुछ पल सोचने के बाद रघुवीर ने फैसला लिया, ठीक है, अगर बात इतनी खास है तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही वीरगढ़ जाकर चतुरसेन से मिलूंगा। किशन लाल थोड़ा घबराया, लेकिन मालिक, आपने माखन कुक को पहले ही काम दे दिया है। कोई बात नहीं, मैं उसे मना कर दूंगा। इस बार मुझे कुछ अलग करना है। वीरगढ़ गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था।
जहां किशोर अपने पिता चतुरसेन के साथ रहता था। बचपन में ही किशोर ने अपनी मां को खो दिया था, इसलिए उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। चतुरसेन अपने इलाके के मशहूर बावर्ची थे। उनके हाथ के खाने की खुशबू इतनी लाजवाब होती थी कि दूर दूर के गांवों से लोग उन्हें बुलाने आते थे। किशोर भी धीरे धीरे अपने पिता से खाना बनाना सीख रहा था। एक दोपहर जब चतुरसेन और किशोर रसोई में काम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से आवाज लगाई। अरे कोई है घर पर? किशोर बाहर आया तो सामने खड़ा था एक अमीर आदमी, रघुवीर सिंह। क्या ये चतुरसेन जी का घर है? तभी अंदर से चतुरसेन बाहर आए। जी हाँ, मैं ही चतुरसेन हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? मैं सूर्यपुर गांव से आया हूँ। आपके खाने की बहुत तारीफ सुनी है, सोचा खुद चक्कर देखूं। अरे इसमें क्या बात है सेठ जी, अभी अभी खाना तैयार हुआ है, आइए बैठिए। कुछ ही देर में रघुवीर के सामने गर्मा गर्म व्यंजन परोसे गए। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठी। मैंने जितनी तारीफ सुनी थी वो तो कम निकली। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। बस सेठ जी, भगवान की कृपा है। अगले सोमवार मेरे घर एक बड़ी दावत है। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और मैं चाहता हूँ कि खाना आप ही बनाएं। किशोर अपने पिता की तरफ देखने लगा। चतुरसेन ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है सेठ जी, अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। पैसों की चिंता मत कीजिए, जितना कहेंगे उतना मिलेगा। वो खुशी खुशी वहां से लौट गया। उधर सूर्यपुर पहुंचते ही रघुवीर ने अपने पहले वाले रसोइये माखन को बुलाया। माखन, इस बार तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। माखन चौंक गया। साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन इस बार दावत बहुत खास है। मैंने दूसरे गांव के एक बड़े बावर्ची को बुलाया है। माखन के चेहरे पर दुख और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। वो बिना कुछ और बोले वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी। उसे ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ दिन बीत गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सूर्यपुर गांव में रघुवीर के घर भव्य दावत रखी गई। दूर दूर से मेहमान आए, ढोल नगाड़े बजे और पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। चतुरसेन ने पूरे दिल से खाना बनाया। जब मेहमानों ने पहला कौर खाया तो बस तारीफों की बारिश शुरू हो गई। वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। रघुवीर, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। रघुवीर गर्व से मुस्कुरा रहा था। दावत खत्म होते ही चतुरसेन चुपचाप अपने गांव लौट गया। अगले ही दिन सुबह सुबह रघुवीर खुद वीरगढ़ पहुंच गया। उसने आवाज लगाई, अरे चतुरसेन जी, बाहर आइए। चतुरसेन बाहर आए। आइए सेठ जी, सब ठीक रहा ना? ठीक? अरे आपने तो कमाल कर दिया। ये लीजिए आपके मेहनत के पैसे। और सुनिए, अब मेरे हर बड़े काम में आपको ही बुलाया जाएगा। धन्यवाद सेठ जी, जब भी बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। रघुवीर संतुष्ट होकर वहां से चला गया, लेकिन उसी समय एक और इंसान था जिसके दिल में आग जल रही थी, माखन। वो अकेले बैठा बड़बड़ा रहा था। इस चतुरसेन ने तो मेरा काम ही छीन लिया। पहले पूरे इलाके में मेरा नाम था, अब हर कोई उसी की बात करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद सूर्यपुर में ही एक किसान धनराज अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा था। वो सीधे माखन के पास पहुंचा। अरे माखन भाई, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है, क्या तुम खाना बना लोगे? क्यों नहीं, बना दूंगा, लेकिन मेहनताना 4000 रुपए लगेगा। इतना ज्यादा? सारा सामान भी मेरा और ऊपर से 4000? इससे कम नहीं होगा। धनराज थोड़ा सोच कर बोला, अगर ऐसा है तो मैं वीरगढ़ वाले चतुरसेन को बुला लूंगा।
वो कम पैसों में भी अच्छा खाना बना देता है। तुम लोग उस चतुरसेन का नाम क्यों लेते रहते हो? तुम्हें उसकी असलियत नहीं पता? क्या मतलब? वो तुम्हारे दिए अच्छे अनाज को बाजार में बेच देता है और सस्ता घटिया सामान इस्तेमाल करता है। तुम लोग सोचते हो कि वो सस्ता है, लेकिन असल में वो धोखा देता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं उसकी तरह बेईमानी नहीं करता। मैं तो जो सामान मिलता है उसी से ईमानदारी से खाना बनाता हूँ। ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। माखन के चेहरे पर अब हल्की मुस्कान थी। कुछ दिन बाद सूर्यपुर के किसान धनराज के घर शादी की दावत की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन इस बार उसने माखन की बातों के बावजूद चतुरसेन को ही बुलाया था। जब ये बात माखन को पता चली तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। सिर्फ एक दो लोगों को भड़काने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा खेल खेलना होगा कि पूरा इलाका ही चतुरसेन के खिलाफ हो जाए। मेरी इतनी बातें सुनने के बाद भी उसी को बुलाया। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दावत से एक दिन पहले चतुरसेन सुबह सुबह आकर रसोई संभालने लगा। सारा अच्छा अनाज और ताजी सब्जियां एक जगह सलीके से रखी थीं। उसी समय छुपते छुपाते माखन वहां पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा और मौका मिलते ही चाल चल दी। अच्छे अनाज को उसने चुपके से हटा दिया और उसकी जगह सड़ा गला मिलावटी सामान रख दिया। फिर वो चुपचाप बाहर निकल गया। कुछ देर बाद माखन सीधे धनराज के पास पहुंचा और बोला, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। क्या हुआ? माखन उसे रसोई की तरफ ले गया। वो जोर से बोला, देखो, यही है तुम्हारा भरोसेमंद बावर्ची। धनराज ने जैसे ही अंदर देखा वो दंग रह गया। सामने रखी सब्जियां सड़ी हुई थीं, अनाज में कीड़े पड़े थे। ये क्या है चतुरसेन? चतुरसेन खुद हैरान था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह ताजा सामान ही रखा था। और उधर देखो, तुम्हारा असली सामान उसने छुपा कर रखा है। धनराज ने देखा एक कोने में साफ सुथरा अच्छा अनाज रखा हुआ था। अब उसका गुस्सा फूट पड़ा। मतलब तुम हमें ये गंदा खाना खिलाने वाले थे और अच्छा सामान बेचने वाले थे? रसोई में खड़े चतुरसेन बार बार अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन धनराज का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। नहीं सेठ जी, ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस अब एक शब्द मत बोलो। मैं अपनी आंखों से सब देख चुका हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आखिरकार चतुरसेन को सबके सामने अपमानित होकर वहां से जाना पड़ा। वो भारी कदमों से वीरगढ़ अपने घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही उसका बेटा किशोर दौड़ कर आया। बाबा क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? चतुरसेन कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है, आप मुझे बताइए। तब चतुरसेन ने सारी बात बता दी। ये सुनकर किशोर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। मुझे पूरा यकीन है ये सब माखन की चाल है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपकी इज्जत में वापस लेकर रहूंगा। नहीं बेटा, सच अपने आप सामने आ जाएगा। अगले ही दिन सुबह किशोर अपने पिता चतुरसेन को उठाने आता है। पिताजी, आप अब तक सो रहे हैं? उठिए ना, सुबह हो गई है। आप तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। आज क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पिताजी, कुछ बोलिए ना। किशोर अपने पिता को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चतुरसेन बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं। ये देखकर किशोर घबरा जाता है और भागते हुए अपने ताऊ गोविंद के घर पहुंचता है।